हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज जो हमारी क्लास है वो है पॉलिटी की, जिसमें हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार का पांचवा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 29 और 30 में इसकी बात की गई है कि हमें शिक्षा का अधिकार भी है और हमारे कल्चर को, जो हमारा कल्चर है उसके साथ जीने का भी अधिकार है। तो इससे पहले जो हमने क्लास की थी पॉलिटी की, उसमें हमने समता का अधिकार, मतलब समता समानता का अधिकार पढ़ लिया था, और हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया था जिसमें आर्टिकल 23-24 था। उसके बाद हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, 25 से 28 तक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू कल्चर। तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 क्या कहता है, हम पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। मान लो अल्पसंख्यक वो होते हैं, जैसे मान लो कुछ लोग हैं, जैसे एक जाति के लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठाकुर जाति के लोग बहुत ज़्यादा हैं किसी गांव में या किसी क्षेत्र में। ठीक है, और यादव जाति के लोग बहुत कम हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अल्पसंख्यक कौन हुआ? यादव जाति का इंसान, क्योंकि उसकी जो है क्वांटिटी कम है, उसकी पॉपुलेशन कम है, और जो जो क्या कहते हैं ठाकुर जाति है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस चीज़ से समझ गया कि जिसकी क्वांटिटी कम और किसी की क्वांटिटी ज़्यादा, तो वो बहुसंख्यक में आ जाएगा, और जिसकी क्वांटिटी कम है वो अल्पसंख्यक में आ जाएगा। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, कम होती है तो अल्पसंख्यक, ज़्यादा होती है तो बहुसंख्यक। अब ये इंसानों में ज़्यादा है कि मान लो कहीं हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कम है किसी किसी एरिया में, तो वहाँ पर क्या है, मुस्लिम अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। और किसी किसी एरिया में हिंदू कम्युनिटी ही अल्पसंख्यक है और मुस्लिम कम्युनिटी या अदर कम्युनिटी उससे ज़्यादा है, तो वो बहुसंख्यक में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, हम हमारे उत्तर पूर्व के राज्य ले लो, मोस्टली वहाँ पर क्या है, ना ही हिंदू बहुसंख्यक है और ना ही मुस्लिम बहुसंख्यक है। वहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे मिज़ोरम में चले जाओ तो वहाँ क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर हिंदू भी अल्पसंख्यक में आ गए हैं, मुस्लिम तो ऑलरेडी अल्पसंख्यक में है, पर हिंदू भी अल्पसंख्यक में आ गए। तो ये होते हैं अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक के जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं, तो माइनॉरिटी के हक को हक ना दब जाए मेजॉरिटी से, इसलिए सरकार उनको कुछ अधिकार दे रखी है। सरकार कहती है कि इनको मेजॉरिटी के साथ या बराबरी तक लाने के लिए कुछ पुश किया जाए, है ना। पुश करके इनके पास वो चीज़ें नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और जिससे कि ये आगे आ सकें, तो सरकार उनको पुश करती है और उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो आगे मुख्य धारा में आने का प्रयास करते हैं और आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 बनाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 29 कहता है कि संस्कृति, जैसे मान लो संस्कृति क्या होती है, जैसे मान लो मैं मुस्लिम हूँ तो मैं सलाम करती हूँ, ठीक है, लेकिन कोई नमस्ते कर रहा है हाथ जोड़ के, तो वो नमस्ते करना उसकी संस्कृति में है पर सलाम करना मेरी संस्कृति में है। तो किसी भी संस्थान में मुझे इस आधार पर नहीं रोका जा सकता, इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि ये सलाम करने वाली है या मुस्लिम है, इसको हम एडमिशन नहीं देंगे, या फिर वो नमस्ते करने वाली है या नमस्ते करने वाला है, उसको हम एडमिशन नहीं देंगे। तो हमारी वेशभूषा या हमारे, जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो नकाब ओढ़ के जाऊँ, तो इस आधार पर भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे एडमिशन नहीं दिया जाएगा, या फिर कोई पग बांध के जा रहा है तो उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा, या फिर कोई तिलक लगा के जा रहा है तो उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके की हमारी जो संस्कृति है भारत में, उस संस्कृति के आधार पर, क्योंकि कई प्रकार की संस्कृति हमारे भारत में निवास करती हैं, तो उस संस्कृति के आधार पर हमें हमारे किसी भी संस्थान से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो हो गई संस्कृति। अब रही भाषा की बात, कि मान लो कोई इंसान संस्कृत बोलने वाला है, कोई इंसान उर्दू बोलने वाला है प्योर, और कोई इंसान इनमें से कुछ नहीं बोल रहा है, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल रहा है,
तो उनकी भाषाओं के आधार पर हम उन्हें वंचित नहीं कर सकते किसी संस्थान में आने से। लिपि, लिपि क्या हो गई, जैसे मान लो कोई हिंदी लिख रहा है तो हिंदी क्या है, ऐसे से ऐसे लिखी जाती है, लेकिन कोई उर्दू लिखने वाला है ऐसे से इधर से राइट टू लेफ्ट जाती है उर्दू। तो इस तरीके की लिपि से कोई लिखने वाला है या कुछ है तो उस आधार पर भी हम वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, धर्म के आधार पर तो वंचित नहीं कर सकते, जाति के आधार पर भी वंचना नहीं हो सकती किसी भी संस्थान में। ठीक है, आर्टिकल 19 ये कहता है। अब मान लो कि ये धर्म के आधार पर आ जाते हैं, धर्म के आधार पर अब हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी प्रकार के धर्म रहते हैं। अब जैसे मुस्लिम कहीं कोई स्कूल में, किसी स्कूल में ड्रेस नहीं है लेकिन सब नॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, लेकिन कुछ अचानक से कुछ लड़कियां नकाब में आती हैं, है ना, या फिर अचानक से कुछ लोग पग बांध के आ जाते हैं, या फिर मान लो जैन धर्म के लोग हैं तो वो जो दिगंबर लोग होते हैं, दिगंबर वो लोग बिना वस्त्र के रहते हैं और वो बिना वस्त्र के ही आ जाते हैं, कहते हैं कि हमारा ये तो मूल अधिकार है किसी भी संस्थान में पढ़ना। तो इस तरीके के जैसे उनका अधिकार आप उनसे छीन नहीं सकते, लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है कि उसको बड़ा अटपटा लगता है कि यार, और खुद ही सोच के देखो कि उसको भी अटपटा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, बिल्कुल डिफरेंट लोगों में कि ये तो अलग तरीके से बैठा हुआ है, मैं विदाउट कपड़े हूँ, है ना, तो अटपटा सा लगता है। तो उसी प्रकार इसी बात को ध्यान में रखते हुए BN राव और अम्बेडकर जी के बीच में थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ। उन्होंने सोचा कि इसका क्या मतलब वो निकाला जाए सॉल्यूशन कि इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो उस तरीके की प्रॉब्लम ना हो धर्म या जाति या किसी भी तरीके के आधार पर, मतलब हम जरा सा भी गुंजाइश नहीं देना चाहते। हमारे जो संविधान बना निर्माता थे वो बहुत सोच समझ के काम किए कि मान लो यहाँ पर कोई भी भेदभाव कर सकता है, मान लो संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कर भी 1% अगर कर भी दिया किसी ने तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट निकालें, उसके लिए कुछ और बनाए नियम, है ना। हम नहीं चाहते कि 0% भी भेदभाव हो। तो उसके लिए दोनों में बहस हुई और बहस होने के बाद क्या हुआ कि आर्टिकल 30 उसमें जोड़ा गया। आर्टिकल 30 आया। आर्टिकल 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक अपने संस्थान खोल सकते हैं, कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने संस्थान खोल सकते हैं। जैसे मुस्लिम लोग मदरसा खोल सकते हैं, हिंदू अपना संस्कृत विद्यालय खोल सकते हैं। तो आर्टिकल 30 में इस चीज़ की जो प्रॉब्लम्स थी कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उन प्रॉब्लम का सलूशन आर्टिकल 30 में आ गया। तो स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए, किसी और के लिए नहीं, स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 29 और 30 संविधान में दिया गया है। तो जो अल्पसंख्यक है उन्हें डरना नहीं चाहिए, उनके अधिकार यहाँ पर डिस्क्राइब हैं और उन्हें अपने अधिकारों को जानने का पूरा अधिकार, अपने अधिकारों को जाने और उन अधिकारों के अकॉर्डिंग ही काम करें। ठीक है, जैसे आर्टिकल 25, 26, 27 ये सब भी इस चीज़ की बात करते हैं, धर्म जाति के आधार पर ये ना करो, अपने अपने संस्थान खोलने की आज़ादी है, अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने की आज़ादी है। ठीक है, कि हिंदू है तो हिंदू के तरीके से पढ़ना चाहता है तो संस्कृत विद्यालय खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो ये संस्कृत विद्यालय खुले या फिर मदरसे खुले तो इनमें कोई और नहीं पढ़ सकता। पढ़ सकते हैं, सबको आज़ादी है पढ़ने की, है ना, कोई भी पढ़ सकता है आके। वो डिपेंड करता है कि वो पढ़ना चाहता है कि नहीं। अब जैसे मान लो ये मदरसा है, मदरसे में सब कुछ उर्दू अरबी में पढ़ाया जाता है, उर्दू अरबी यहाँ की भाषा होती है और इसी में पढ़ाया जाता है। तो जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के जितने भी पैगंबर नबी इस दुनिया में आए, उनकी जो भाषा थी वो अरबी थी, उर्दू अरबी थी। तो वहाँ पर क्या है कि अरबी में ही पढ़ा जाएगा, और जब अरबी में पढ़ेंगे तो उनके बारे में, अल्लाह पाक के बारे में, नबियों के बारे में और सब के बारे में अच्छी चीज़ें जितनी भी होंगी, उनके लिखे हुए जो भी वचन प्रवचन जो भी होंगे वो किस में होंगे, अरबी में होंगे। ठीक है, उनके बारे में जानकारी, ये किसी पे ये थोपना नहीं होगा, लेकिन हम अरबी में पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है उन्हीं का ज्ञान होगा उसमें। ठीक है, ऐसे ही चले जाते हैं संस्कृत विद्यालय में। संस्कृत विद्यालय में क्या होगा, संस्कृत में जो ऋषि मुनि थे, जो मतलब जितने भी देवता आए थे, उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, तो उसमें क्या कहेंगे, संस्कृत विद्यालय में जो भी पढ़ा जाएगा संस्कृत में पढ़ा जाएगा। महाभारत रामायण जितनी भी चीज़ संस्कृत में है तो वो
कोई स्पेशली किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा रहा, उनकी भाषा ही वही है। तो जब वो भाषा में हम पढ़ेंगे तो उन्हीं देवी देवताओं के बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा जिनकी ये भाषा थी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोक रहा है, आपका दिल कर रहा है आप पढ़ें, इस मदरसे में पढ़ें, चाहे मस्जिद, चाहे संस्कृत विद्यालय में पढ़ें, आपको कोई रोक नहीं सकता, ये भी आपका अधिकार है। ठीक है। अब क्या है कि मदरसे, अब कोई कहते हैं कि मदरसे इलीगल है, नहीं इलीगल नहीं है। जब मदरसे इलीगल नहीं, जैसे संस्कृत विद्यालय इलीगल नहीं है, वैसे ही मदरसे इलीगल नहीं है। मदरसों के लिए भी सरकार फंडिंग करती है, और जो संस्कृत विद्यालय है उनके लिए भी सरकार फंडिंग करती है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से एक कोष बनाया जाता है जिसमें उनके उनके हितों की बात की जाती है, उनके लिए खर्च किए जाते हैं। तो मदरसे इलीगल नहीं, मदरसों में हर तरीके की पढ़ाई होती है। और हम भी मदरसे में गए, हम भी पढ़ते थे, उर्दू अरबी हमने भी पढ़ा है। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई और कुछ सिखाया जाता है। बस ज़िंदगी जीने का जो अच्छा तरीका है, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे वो उर्दू मदरसा हो, कुछ भी हो, हमारे जो टीचर्स होते हैं हमें अच्छा ही सिखाते हैं कि दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छा बेहतर जीना सीखो, जी के कुछ करके जाओ दुनिया से, है ना। अपने हक अदा करके जाओ, किसी की मतलब कहते नहीं, किसी का बुरा मत चाहो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी को धोखा मत दो, झूठ मत बोलो। ये सब चीज़ें सारे धर्मों में सिखाई जाती हैं। बाकी तो सब बेकार की चीज़ें हैं, असलियत यही है हर धर्म की। हर धर्म अच्छा सिखाता है, पर अपनी 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 ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जिसको जो चाहिए होता है, जैसी मेंटलिटी का होता है, जैसी प्रवृत्ति उसकी होती है, वो उस हिसाब से अपनी चीज़ें निकाल लेता है। पर दोनों ही चीज़ें लीगल है, चाहे मदरसा हो चाहे संस्कृत विद्यालय हो। ठीक है। तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल 31। ओके। अब क्या है आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार। अब आपने आर्टिकल 19 में भी पढ़ा होगा, संपत्ति के अधिकार के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें भी क्या है, संपत्ति के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 31 में भी संपत्ति की ही जिक्र है। तो आर्टिकल जो 19 पढ़ा, 19 के 6 में क्या है, हम संपत्ति को खरीद सकते हैं, है ना। संपत्ति को खरीद सकते हैं, संपत्ति को संरक्षित कर सकते हैं, ये था उसमें। लेकिन इसको भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो, अब मान लो कोई संपत्ति आपने खरीद ली, लेकिन गवर्नमेंट को उस चीज़ की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट, मान लो सड़क रोड बनाने की ज़रूरत है, उसको ज़मीन की ज़रूरत पड़ी, आपकी संपत्ति उसके बीच में आ रही है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट को ज़रूरत है, अब वो भूमि अधिग्रहण के तहत आपकी ज़मीन को ले लेगी और आपको मुआवजा देके ख़त्म करेगी। वही चीज़ इसमें थी, तो इसको भी निरस्त कर दिया गया। ठीक है। अब आर्टिकल 31 में भी वही है। आर्टिकल 31 में भी ये कहा गया कि जो संपत्ति है वो आपका कानूनी अधिकार है। मान लो 12 से लेके मौलिक अधिकार है, सॉरी, 12 से लेके 35 तक आपका मूल अधिकार है। तो आर्टिकल 31 आपके इसी रेंज में आ रहा है, 31 मूल अधिकार की रेंज में आ रहा है। तो आपके क्या है कि आपकी संपत्ति आपसे कोई ले नहीं सकता था, लेकिन सरकार को डेवलपमेंट करना था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त हम बहुत पीछे थे, और हमें डेवलपमेंट करना था हर चीज़ का, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोड हो, चाहे कुछ भी हो, हमें उस चीज़ का, हर चीज़ का डेवलपमेंट करना था। तो हमें ज़मीन तो चाहिए थी ना। तो हमारे लोगों ने सोचा, जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ मतलब बनाया है, काफ़ी अच्छा नहीं, बहुत अच्छा दिमाग लगा के बनाया है। तो अब उन्होंने कहा कि मान लो ये कानून, ये हमारा मूल अधिकार है ना। तो अगर हम उनसे संपत्ति लेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रक्षक बैठा है मूल अधिकार का। तो हम कैसे इनकी जो ज़मीनें हैं या फिर संपत्ति है इसको कैसे ले पाएंगे, है ना। तो क्या हुआ कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट 1978 में 44वां संशोधन करती है, संविधान संशोधन करती है, और हमारे जो मूल अधिकार हैं उसको, जो आर्टिकल 31 को निरस्त कर देती है, और उसको उठा के क्या करती है, उसको कानूनी अधिकार बना देती है। क्योंकि जब अगर उसी में रहेगा, उसी में किसी तरीके का संशोधन करेंगे, तो हम मूल अधिकार के हनन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो उससे गवर्नमेंट को भी दिक्कत होती। तो किसी ने उनको जब सलाह देते हैं लोग, तो ये सलाह दी कि इसको मूल अधिकार ना करके इसको यहाँ से हटा दीजिए और इसे मौलिक अधिकार बना दीजिए, वो इसको कानूनी अधिकार बना दीजिए। ठीक है। तो जब कानूनी अधिकार बन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में कोई जा नहीं सकेगा, और सुप्रीम कोर्ट भी उसका रक्षक नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इसको क्या किया, 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके इसको
किस में कानूनी अधिकार बना दिया गया? 300 के कहाँ में ले जाके पटक दिया। कहाँ? ये 31 कहाँ 300 का वहाँ ले जाके यहाँ इसको कानूनी अधिकार बना दिया कि गवर्नमेंट जब चाहे, अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो आपकी संपत्ति, आपकी ज़मीन को, भूमि को अधिग्रहण कर सकती है, उसको ले सकती है। और भूमि अधिग्रहण के तहत आपको, तो ये हुआ ना कि गवर्नमेंट आपसे जब चाहे आपकी ज़मीनें ले सकती है और उसको भूमि अधिग्रहण के तहत आपको मुआवजा दे सकती है। वो बात अलग है कि मुआवजा पता नहीं गवर्नमेंट ले तो लेती है, मुआवजा कैसे कैसे मिलता है, धीरे धीरे मिलता है। इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, इसमें वो जो लोग रहते हैं ना, जो सिस्टम में बैठे हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बस यही है कि आर्टिकल 31 का संपत्ति का अधिकार निरस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 19 का 6 को भी ख़त्म कर दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया कि गवर्नमेंट जब चाहे आपसे ले सकती है और आपको उसके बदले में मुआवजा दे सकती है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए आर्टिकल 29, 30 एंड 31। अब हमारा आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत कुछ समझाना है कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे जो बी आर अम्बेडकर साहब थे उन्होंने उसको संविधान की आत्मा कहा है। तो आत्मा का मतलब क्या होता है? रूह का मतलब क्या होता है? शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, रूह निकल जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व है ना। आर्टिकल 32 निकल जाए तो इसका कोई अस्तित्व है मौलिक अधिकार का? कुछ नहीं है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात सिर्फ आर्टिकल 32 में की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब कुछ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट किस किस तरीके की कार्रवाई करता है, किस किस के ऊपर कार्रवाई करता है और कौन कौन सी रिट जारी करके वो लोगों के अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट क्या है? पहले हाई कोर्ट को रिट जारी करने की अनुमति नहीं थी, बाद में BN राव और अम्बेडकर जी में बात सलाह हुई, जो भी मशवरा हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार मिल गया। और दूसरी बात ये, हाई कोर्ट की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है ना, क्योंकि वो मूल अधिकार पर भी अपने फैसले सुनाता है और अदर अधिकारों पर भी, मतलब अदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर भी वो फैसले देता है। तो उसका जो दायरा है ना वो सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा है। क्वेश्चन भी आता है UPSC वगैरह में, मतलब जो स्टेट PCS है उनमें कई बार ये क्वेश्चन आया है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं वो किसकी ज़्यादा हैं, मतलब ना, तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तियाँ हाई कोर्ट के पास में हैं। उसका दायरा हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, रिट जारी करने के मामले में भी, रिट जारी करने के मामले में, और उसके साथ साथ अदर फैसले भी वो करता है, अदर कार्रवाई भी वो करता है। तो ये तो हो गए हमारे आर्टिकल संपत्ति का अधिकार हो गया, और उससे पहले हमने शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार को बोल लिया। तो अब नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें हम आर्टिकल 32, और 32 काफ़ी बड़ा है, उसको भी पढ़ेंगे, और आर्टिकल 33, 34 एंड 35 भी कंप्लीट कर लेंगे एक ही क्लास में। तो हमारा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम और कुछ उसमें शुरू करेंगे। ठीक है, हमारा भाग 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं अभी स्टडी में मैं फोकस कर रही हूँ, तो मेरी क्लास भी थोड़ी सी बंक हो रही है, क्लास रिकॉर्ड करके नहीं डाल पा रही हूँ। तो लेकिन आप पीछे की क्लास देखिए, और आपको अल्टरनेट डेज पे मिलती रहेंगी क्लास, ऐसा नहीं है क्लास बंद करूँगी, क्लास नहीं बंद होगी, मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराती रहूँगी। लेकिन अच्छे से पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो मोटिवेशन नहीं आ रहा अंदर से। हालांकि ऐसा नहीं है मैं पढ़ाना छोड़ूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई पढ़ नहीं रहा तो क्या पढ़ाऊँ, ऐसे कभी कभी मन में आता है। हालांकि मैं बंद नहीं करने वाली हूँ कुछ भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शमा एकेडमी को, और मेरे साथ जुड़िए, अच्छे से मेरे साथ पढ़ाई कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।